नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, जिसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बाकी के जो पार्टियां हैं अपने तैयारियों को ज़ोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने 70 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 21 पे किया है और बीजेपी ने अभी तक एक भी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कितना तैयार है? देखिए, ये कैंडिडेट्स के या उम्मीदवार के अनाउंसमेंट से ये नहीं पता चलता है कौन कितना तैयार है। कभी कभी क्या होता है कि राजकीय पार्टी अपने उम्मीदवार, अपने प्रतिद्वंदी किस किस्म के, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस समाज के कैंडिडेट्स को उम्मीदवार बनाती है, वो देख के वो अपनी चाल चलते हैं। आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, वो उसने इसलिए अनाउंस कर दिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, हम बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पर है, हमें जीत की पूरी आस्था है और इसलिए हमें अंतिम दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात भाजपा और कांग्रेस की स्थिति ये है कि बहुत सारे अच्छे उनके जो नेता है वो उन पक्ष छोड़ के या तो कांग्रेस आप में चले गए या फिर बीजेपी में चले गए, कुछ निवृत्त भी हो चुके हैं। तो उनके लिए बड़े चेहरे या जिसका इन्फ्लुएंस हो, ऐसे चेहरे की कमी है। तो और दूसरा कि गुटबाजी भी है, तो उम्मीदवार तय करने में थोड़ा टाइम लगता है। भाजपा का लिस्ट तैयार होगा, पर वो तब तक अनाउंस नहीं करेंगे जब तक उनको ये ना पता चले कि कांग्रेस क्या चाल चल रही है। भले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पिछले 10 साल से सरकार हो, लेकिन आज भी भाजपा कांग्रेस को ही अपना मेन प्रतिद्वंदी मानेंगी, तो वो उनकी चाल पे अपनी चाल चलने का प्लान कर रही होगी। अच्छा, मेरा सवाल इसी पे था कि आम आदमी पार्टी बहुत ही अचानक से सिनेरियो में आई दिल्ली में और छा गई। इसके पहले अब देख सकते हैं हम लोग कि कांग्रेस और बीजेपी ये मेन पार्टीज मानी जाती थी। अचानक से ऐसा तो क्या हो गया 2015 में 70 सीटों में से 67 पर जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी हीरो बन गई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है कि जहाँ कुछ लोग अचानक मशरूम की तरह आ जाते हैं, कुछ मशरूम लंबे समय तक रहते हैं, कुछ मशरूम सीज़न के साथ उनका आयुष ख़त्म हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि वो लंबे इनिंग खेलने वाली एक पार्टी 2011 में से एक मूवमेंट से पैदा हुई है। 2011 के पहले ज़्यादातर दिल्ली में 3 मुख्य पार्टी थी जिनके बीच में ये चुनाव होते थे। भाजपा, कांग्रेस, कभी कभी शिरोमणि अकाली दल हुआ करता था, कभी बसपा वहाँ चुनाव लड़ लेती थी। तो फिर भी 2 राष्ट्रीय पक्षों के बीच में ही ज़्यादातर लड़ाई रही है। या तो भाजपा की सरकार बनती थी या फिर कांग्रेस की सरकार बनती थी। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट हुआ और उसने जिस तरह से कांग्रेस की इमेज को टार्निश किया कि ये करप्ट पार्टी है, फिर उन्होंने दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जिनके मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जो आरोप लगाए, तो उनकी छवि पे बहुत बड़ा डेंट लगा। उसका सीधा बेनिफिट आप ये कह सकते हो कि सीधे जो तैयार फ्रूट्स थे वो सीधे आपके कटोरी में जाके गिरे। तो आपको जो 2013 या 2015 में जो आपका रिजल्ट देखने को मिलता है, वो लोगों की करप्ट पार्टी इमेज की वजह से लोगों में जो नाराज़गी पैदा हुई उसकी वजह से थी। वो उन्होंने 2020 में अपने काम के वजह से या उसके मार्केटिंग की वजह से कायम रखा और लोगों ने वापस उनको 2020 में सरकार बनाने का मौका दिया। तो ये जो आम आदमी पार्टी आई है पिक्चर में, वो दिल्ली में अपना मुकाम कर पाई है, दिल्ली के बाहर पंजाब में अपना अकाउंट खोल पाई, बाकी कहीं वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाई। लेकिन उसका एक एम है कि वो भी एक नेशनल पार्टी बन जाए। रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन तो मिल गया है चुनाव आयोग से, लेकिन दूसरे स्टेट में जब वो चुनाव लड़ती है तो इतना सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो इम्पैक्ट है, इमेज है, वो हिंदी बेल्ट में या दिल्ली के इर्द गिर्द ज़्यादा है, बाकी नहीं देखने को मिलता है।
सर वही अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ होगा कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद से आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक पे कुछ असर पड़ा है? देखिए अगर हम 2008 से चुनाव नतीजे को देखें तो सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो कांग्रेस को है। 2008 में कांग्रेस को करीबन 43% वोट्स मिले थे जी। और तब वहाँ आम आदमी पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं थी, जबकि बीजेपी को 36% वोट मिले थे। ये आम आदमी पार्टी के आने के बाद सबसे ज़्यादा वोट मतलब मतदाता जो है वो अगर शिफ्ट करके गए हैं तो वो कांग्रेस से आपकी ओर गए हैं। उसका फ़ायदा बीजेपी को बहुत कम मिला है। अगर आप 2008 और 2020 का इलेक्शन देखें तो सिर्फ 2% वोट बीजेपी के बढ़े हैं, उससे ज़्यादा बढ़े नहीं, जबकि आप जो करीबन 2013 में 23 या 29% वोट लेके आई थी उसका वोट प्रतिशत अभी 53% जितना हो गया है। तो ये जो पूरी कांग्रेस की वोट बैंक है वो ऐसा कहा जाता है कि पूरी की पूरी ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई आपकी ओर। तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा वहाँ हो रहा है, लेकिन भाजपा को इतना कोई बेनिफिट नहीं है। और एक दूसरी चीज़ जो समझने जैसी है कि लोकसभा में वही मतदाता भाजपा को मत देते हैं, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है तो वो आपको पसंद करता है। ये जो है वो थोड़ा समझने में आसान नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मतदाता केंद्र सरकार में भाजपा का उम्मीदवार पसंद करे और राज्य में वो आपका। ये बात थोड़ी समझ आ नहीं रही है, पर हो रहा है, ये तय है। सर वहीं 2022 का जो स्कैम हुआ जिसके बाद से आपके लिए बहुत टफ रहा, ये जो भी कार्यकाल था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। इनके जो मुख्य चेहरे थे उन सभी को जेल जाना पड़ गया, उन सभी को पुलिस के चक्कर काटने पड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल का जो भरोसा है लोगों का केजरीवाल पर, वो इसकी वजह से डगमगाएगा या फिर बरकरार रहेगा काम काज या प्रोमिसेस के बेसिस पे? पिछले कुछ दशकों से आप देखें तो न सिर्फ भारत की राजनीति, पूरी विश्व की राजनीति में जिन जिन राजनेताओं को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है वो ज़्यादा हीरो उभर के आए हैं। जी। सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री है। 2002 के बाद उनकी जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई आज पूरे देश में वो छा गए हैं और वो एक भाजपा का चेहरा बन गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिकर स्कैम की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट हो और वो वोट सिर्फ भाजपा की तरफ बढ़े, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि जिस तरह से 2013 या 15 में कांग्रेस का सफाया हुआ ऐसा कोई असर अभी आपको दिल्ली में देखने मिलेगा। उसके अलावा सर आपके नज़रिए से, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से दिल्ली इलेक्शन में जनता के जो समस्याएं हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, सड़कें हो गई या उसके अलावा भी जो लोगों को आपत्ति हो रही है, वहाँ का पॉल्यूशन, ये सब होगा, या वहाँ की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं मुफ्त में, बिजली जो चला रहे हैं वो, अभी उन्होंने ये संजीवनी स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया है, उसके बेसिस पे होगा, या फिर लोग जो भी नारे चल रहे हैं जो कि बहुत फेमस हो रहे हैं कि बीजेपी का जो नारा एक है कि एक है तो सेफ है और दूसरा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब ऐसे कुछ नारों के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ेंगी या फिर कुछ जेन्युइनली लोगों के प्रॉब्लम्स, मुद्दे और रेवड़ियों के ऊपर चर्चा चलेगा? मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि मतदाता कभी ये जो राजकीय पक्ष अपने जो वायदे करते हैं उस हिसाब से वोटिंग नहीं करते, क्योंकि 1980 की बात है जब इंदिरा जी ने पहली बार इस तरह के स्लोगान दिया था, गरीबी हटाओ। आज भी देश में करीबन 22 या 25% जनता गरीबी की रेखा नीचे जी रही है। मतलब कोई भी सरकार आई गरीबी नहीं हटा पाई है। फिर एक शाइनिंग इंडिया भी आ गया, फिर एक गौरववंता भारत भी आ गया। तो ये जो स्लोगन्स होते हैं वो इलेक्शन के कुछ दिन या महीनों के लिए लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि हम ये करने वाले हैं, करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अमित भाई ने बोला था कि वो तो एक सिर्फ जुमला था, तो इस तरह की जुमलेबाजी है, नथिंग एल्स। जहाँ तक एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे,
ये सब सेंटिमेंटल स्लोगन्स है, लोगों के इमोशन के साथ सीधा खिलवाड़ करता है। लोगों के अंदर जो एक प्रकार की लघुता ग्रंथि होती है तो उसके साथ सीधा ये छेड़खानी करता है, तो उनके अंदर एक डर पैदा करता है। तो ये जो फियर साइकोसिस पैदा करता है ना, वो वोट कंसोलिडेट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह काम करे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये इसकी वजह से महायुति को इतना प्रचंड सफलता मिली, तो ये कोई कारण नहीं है। उसमें बहुत सारे अंडरकरंट्स काम करते होते, उम्मीदवारों के जातीय समीकरण काम करते होते। ये स्लोगन के द्वारा जो नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं वो हम मीडिया उसको आगे बढ़ाते हैं। सही मायने में अगर ऐसा ही होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी दोबारा लोगों के पास दूसरे चुनाव में जा सकती, क्योंकि जो नारे लगाए थे उसमें से कई सारे नारे तो विफल रहे जी। आज आप कह रहे हो कि एक है तो सेफ है। भारत में कितने प्रतिशत राज्य में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद क्या हिंदू खतरे में है नहीं कहा जाता है? अगर भाजपा की सरकार है और हिंदू खतरे में, तो कौन उसको सुरक्षा दे रहा है? तो किसके लिए वोट देना? तो ये जो इलेक्शन के दौरान ये जो सब स्लोगन्स दिए जाते हैं वो सिर्फ माहौल क्रिएट करने के लिए होते हैं, उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे सही मायने में असर करते हैं जब इंसान की जो सहन शक्ति जो होती है ना उससे पार हो गया तो, वरना वो हर कुछ सहन कर सकता है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे यमुना क्लीन करने का वादा हो न उसको पूरा किया गया हो, या महंगाई हो, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। अब सर अभी विधानसभा के चुनाव जो भी देश भर में हुए थे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, झारखंड में हुआ, क्या इन सब का कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिल सकता है? हमारा देश एक डाइवर्स देश है, तो उसमें हर देश हर प्रदेश का एक अलग राजनीतिक भौगोलिक वहाँ के समीकरण बनते हैं, ज्ञातीय समीकरण अलग से बनते हैं। तो बेसिकली ये कहना कि झारखंड या उत्तराखंड या महाराष्ट्र के इलेक्शन का इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि झारखंड में आप कहाँ था, महाराष्ट्र में आप कहाँ था? तो अगर आप वहाँ नहीं थे तो फिर आप जहाँ लड़ रहा है उसके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? केजरीवाल को देख के किसी ने महाराष्ट्र में वोटिंग नहीं किया है, ना झारखंड में केजरीवाल के किसी वचन पे किसी ने वोटिंग किया है, तो आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर शिवसेना महाराष्ट्र में है तो वो दिल्ली में नहीं है, अगर जेएमएम झारखंड में है तो वो दिल्ली में नहीं है। तो इस तरह का कंपैरिजन या इम्पैक्ट, हाँ, राजनीतिक पार्टी ये दावा कर सकती है कि देखिए महायुति वहाँ आई तो इसका इम्पैक्ट यहाँ दिल्ली में पड़ा। यहाँ शेयर बाजार वाले कह सकते हैं कि महायुति की सरकार बनी तो बॉम्बे शेयर बाजार में दूसरे दिन आपको तेजी देखने मिलेगी, यहाँ बाइंग सर्किट मिलेगी, ये कह सकते हैं। ये कनेक्ट डॉट करने की कोशिश होती है, वास्तव में सीधा इम्पैक्ट कोई होता नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टी ये इसलिए कहती है ताकि उनकी जो इमेज है वो बरकरार रहे, तो उसके लिए ये पूरी कोशिश की जाती होती है। सर, इस पॉडकास्ट का फिलहाल आखिरी सवाल ये होगा कि 2015 में आम आदमी पार्टी के पास 70 में से ऐतिहासिक जीत के साथ 67 सीट्स थे और 20 में 70 में से 62। तो इस बार आपके मुताबिक क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के झोली में कितने सीट्स आ सकते हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं ना ही मैं कोई पोल सर्वे करता हूँ, पर जिस तरह का माहौल है और राजनीतिक पार्टी में जो सबसे शक्तिशाली या बाहुबली पक्ष होता है वो क्या चाहते हैं वो बहुत मायने रखता है। हम चाहे मतदाता कुछ भी समझे कि हम इसको चुनाव जीता के लाए या उसको चुनाव जीता के लाए, लेकिन बाहुबली पक्ष का बहुत बड़ा प्रभुत्व होता है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के इस चुनाव में आपको 2015-2020 की तरह, जैसे 2014 में भाजपा को दिल्ली की 7 लोकसभा सीट मिली, पर 2015 में आपकी सरकार दिल्ली विधानसभा में बनी। 2019 में भाजपा को 7 लोकसभा सीटें मिली, पर 2020 में आपकी सरकार बनी। तो ऐसा फिर से आपको रिपीटेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन सीट कम हो सकती है। अच्छा। दिल्ली में या तो भाजपा आएगी या आप आएगा, कांग्रेस किसी भी तरह ना आए उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल।
तो इस पॉडकास्ट में जिस तरीके से हरीश सर ने हमको अपने ओपिनियंस देकर बताया कि दिल्ली में सरकार बीजेपी, कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी जिस रेस में दौड़ रही है, उस रेस में कांग्रेस कहीं भी किसी भी तरीके से इतनी ज़्यादा आगे फिलहाल नहीं आ पा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी और आप के बीच में टक्कर चल रही है। अब आम आदमी पार्टी की रेवड़ियां और जो उनके मुद्दे हैं वो कितना असर करेगा, बीजेपी के जो वार हैं आम आदमी पार्टी को लेकर वो कितना सफल रह सकता है, वो देखना भी हमारे लिए दिलचस्पी होगा। ऐसे ही राजनीतिक दलों की खबरों को जानने के लिए और ऐसे ही मज़ेदार मुद्दों पर चर्चा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क के साथ।